दोस्त स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BK क्लासेस देवघर में। तो आज क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे अध्याय 1। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हो, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों देखते हैं, चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस राष्ट्र संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भगवधु से प्रतिष्ठित भेंट या तीर्थवधु डेस्टिनी के नाम से जाना गया। हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। अपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में कई आवाज़ें बुलंद थी। बहरहाल दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहली बात यह कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा और दूसरी यह कि सरकार सबसे भले के लिए काम करेगी। इस शासन में गरीबों को, कमजोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। देश अब आज़ाद हो चुका था और आज़ादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया था। यह कोई आसान काम नहीं था। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालात के बीच आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ादी मिली, लेकिन देश में बंटवारे के साथ सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। आज़ाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। आज़ादी के उन उथल-पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि यह नया राष्ट्र चुनौतियों की चपेट में है। 15 अगस्त 1947 लाल किले की परछाई से भाषण देते प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। हमारे भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। देखिए दोस्तों, 3 चुनौतियाँ। मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियाँ थी। पहली ओर तात्कालिक चुनौतियाँ एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग थी, वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश साथ ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। देश में विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई यह आशंका एक तरह से सच साबित हुई थी। भारत के भविष्य
को लेकर गंभीर सवाल खड़े थे। क्या भारत एक रह पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों की तिलांजलि देगा? क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ एक सवाल यह भी था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। आप भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्वमूलक लोकतंत्र अपनाया। इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूर होता है, लेकिन इतना भर ही काफी नहीं होता। चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए। तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जिसमें समूचे समाज का भला होता हो, न कि कुछ एक तबकों का। इस मुद्दे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबसे साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। यह असली चुनौतियाँ थी विकास था गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। आज़ाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया? संविधान में तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कहाँ तक सफलता मिली? इस पूरी किताब में इन्हीं सवालों का ख्याल रखने की कोशिश की गई है। इस किताब में आज़ादी के बाद के दौर की भारतीय राजनीति की कथा लिखी गई है ताकि आप खुद इन जैसे बड़े सवालों के अपने उत्तर तलाश पाने के काबिल हो सके। शुरुआत के 3 अध्यायों में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऊपर जिन 3 चुनौतियों का जिक्र किया गया है उनका आज़ादी के बाद शुरुआती सवालों में कैसे सामना किया गया। आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। दोस्तों वाला पढ़ लीजिएगा। देखिए, मेरे मन में हमेशा यह इच्छा रही कि एक टाइम मशीन मिल जाए तो मैं थोड़ा पीछे लौटूं और 15 अगस्त 1947 के जश्न में शिरकत करूं। लेकिन यहाँ तो मामला कुछ अलग ही नजर आ रहा है। गणतंत्र दिवस। प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के अवसर पर जारी किया गया था। इन टिकटों पर छपे चित्र से आपको नए गणतंत्र के सामने खड़ा किन किन चुनौतियों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपको 1950 में इन डाक टिकटों का डिजाइन तैयार करने के लिए कहा जाता तो आप इन टिकटों पर किस तरह के चित्र उकेरते?
डेवलप करते हैं। सुबह एक आज़ादी, फैज अहमद फैज, ये डाक उजाला, ये सब गर्जिदा शहर, वो इंतजार था जिसका ये वे शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं कि जिसकी आरज़ू लेकर चले थे। आज की मिल जाएगी कहीं ना कहीं, फलक के दस्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा सब ये मौज का सहित, कहीं तो जाके रुकेगा सपन, ये गम ये दिल। फैज अहमद फैज 1911 में उसका जन्म हुआ था, उसका मृत्यु 1984 में। सिलारकोट में जन्म, विभाजन के बाद पाकिस्तान में ही रहे। वामपंथी रुझान के कारण उनका पाकिस्तानी शासन तंत्र से हमेशा टकराव बना रहा। लंबा समय कारावास में गुजरा, नक्सों फरियादी दस्तगीर सभा था। जिंदा न बान उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। 20वीं शताब्दी के दक्षिण एशिया कवियों में फैज बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। हमें बहुसंख्य और अल्पसंख्यक समुदाय की इन जड़तारों को दूर करने की भावना से काम करना चाहिए। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समुदायों में तरह तरह के लोग शामिल हैं। अगर मुसलमान, पठान, पंजाबी, शिया और सुन्नी आदि में बांटते हैं तो हिंदू की ब्राह्मण, वैश्य, खत्ती तथा बंगाली, मद्रासी आदि समुदायों में पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं। आप अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद हैं। आप अपनी मस्जिद में जाने या किसी भी अन्य पूजा स्थल पर जाने के लिए आज़ाद हैं। आपके धर्म, आपकी जाति या विश्वास से राज्य को कुछ लेना देना नहीं है। 11 अगस्त 1947 को कराची में पाकिस्तान की संविधान सभा में अध्यक्षीय भाषण देते हुए मोहम्मद अली जिन्ना। चैप्टर बहुत बड़ा है दोस्तों, आज इतने लेने देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक करना हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।